नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। चंपावत विधानसभा से उपचुनाव में मिली जीत के बाद सीएम धामी पहली बार चंपावत 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। चंपावत पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। अपने चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल 42 योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही साथ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंचकर जनसभा की और लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद चंपावत पूरे प्रदेश में विकास का मॉडल बनेगा। देखिए, ये चंपावत हमारे पूरे उत्तराखंड का विकास का मॉडल कैसा होगा, उसके लिए ये हमारा पायलट होगा एक तरह से। जहाँ पर विधानसभा क्षेत्र चंपावत हो या जिला चंपावत हो, अगर हम इसको शुरू करेंगे तो आप देखेंगे तो बनबसा, टनकपुर, जहाँ बेहद हमारा तराई का क्षेत्र है, और थोड़ा आगे आते हैं बस्टिया से लेकर हमारा चलती तक, सुखी ढांग तक, वो क्षेत्र थोड़ा कम दोनों के मिक्स टाइप का होता है। बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एजुकेशनल साइंसेज की ओर से विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस बीच विश्वविद्यालय ने 4 नए कार्यक्रम भी शुरू किए, जिनमें से 2 स्कॉलरशिप है। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ज्योति परिषद और खेल के लिए विशेष बोर्ड स्कॉलरशिप का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। वहीं 10 करोड़ की स्कॉलरशिप्स का लगभग 100 छात्र छात्राएं लाभ ले सकेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय में कल्चरल एवं आर्ट्स और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कुलपति सुनील राय ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और उत्तराखंड के कल्चर को बढ़ावा देने की बात की। आज 2 स्कॉलरशिप हम लोगों ने प्रेजेंट की हैं माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा। उसका उद्घाटन हुआ है। पहली स्कॉलरशिप है ज्योति। ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है जो सबल हैं, जो सबल नहीं हैं और जिनके पर इकोनॉमिकली जिनको प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे बच्चों को पूरी ट्यूशन और ट्यूशन के साथ में उनको रहने की व्यवस्था, यानी उनकी हॉस्टल चार्जेस भी, तो उनका टोटल फ्रीशिप है ये, ताकि बच्चों को ऐसे 50 स्कॉलरशिप, जैसा हमारे रजिस्ट्रार साहब ने कहा था, इसके ऊपर हम लोग 5 करोड़ की राशि करीब इसमें निवेश कर रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं यूपीएस की पूरी टीम को, कुलपति जी को, कि यहाँ पर पहले ही बहुत सारे क्षेत्रों में छात्रों के विकास के लिए, संवर्धन के लिए, प्रदेश के अनेक सामाजिक गतिविधियों में स्कॉलरशिप के माध्यम से अपना योगदान देने वाली संस्था ने आज विजय और ज्योति, जहां एक खिलाड़ियों के क्षेत्र में और वहीं जो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सबल नहीं हैं, उन सब बच्चों को आगे लाने के लिए, खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए 2 योजनाएं प्रारंभ करी हैं। निश्चित रूप से इन योजनाओं के लागू होने से बहुत सारे बच्चों का प्रोत्साहन होगा, बहुत सारे खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिलेगा। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बधाई देता हूं कि वो अन्य क्षेत्रों में भी, मैंने आज अपेक्षा करी है उनसे कि अन्य क्षेत्रों में भी, जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं, हमारे पर्वतीय जनपदों के अनेकों क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी विभिन्न क्षेत्रों में गोद लेकर या अन्य सेवा के माध्यम से अनेकों कामों को और भी आगे। देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी मठ, मंदिर और अखाड़ों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। दूर दूर से आए भक्तों ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी महंत रविन्द्रपुरी का आशीर्वाद लेने निरंजनी अखाड़ा पहुंचे। मदन कौशिक ने गुरु के चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया। देश भर में गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है वो धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि मदन कौशिक भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
मदन कौशिक भी अपने गुरु के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। उनको याद करके, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु है, गुरु आदर्श देता है, गुरु संस्कार देता है, गुरु प्रकाश देता है, गुरु अंधकार से प्रकाश में जाने का संदेश देता है। हमें अपनी पुरानी परंपरा, गुरुकुल परंपरा जो पहले से चली आ रही है, आज थोड़ा सा इस पावन अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को गुरु के प्रति समर्पित होकर के, अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हुए, अपने बुजुर्गों के प्रति आस्था रखते हुए इस पर्व को मनाना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। गुरु पूर्णिमा का दिवस है, आज आध्यात्मिक दिन है। आज हमारे गुरु शिष्य की परंपरा है, जो हमारी ये अध्यात्म परंपरा है। आज जो शिष्य हमारे पास आते हैं और भगवान को, वो जो गुरु को भगवान मानते हैं, तो आज के दिन जितने भी शिष्य हमारे पास आते हैं, उनके लिए हम जो है उनके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो यही कामना हमारी है और बाकी हम संत हैं जो भी हमारे पास आते हैं, सबको हम अपना आशीर्वाद देते हैं। ऋषिकेश में गुरु पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। शहर के तमाम मंदिरों और आश्रमों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन किया। गुरु पूर्णिमा पर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र जयराम आश्रम रहा और यहां हजारों की संख्या में गुरु के भक्त ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी की पूजा अर्चना करने पहुंचे। देखिए, वेद व्यास जी से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। आज व्यासपुटा के इस पावन अवसर पर जयराम आश्रम में श्रद्धालुओं के बीच में बड़ी श्रद्धा से ये मनाया जा रहा है। लगभग 151 साल जयराम आश्रम में ये पर्व मनाया जा रहा है। वेद व्यास जी ने भगवान जी से प्रार्थना थी कि मेरे को भगवान, मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी कोई पूजा होती है, तो भगवान ने श्रावण के पूर्णिमा पे ये आशीर्वाद दिया था। इसलिए सभी देवी देवता, सभी नदियाँ एक जगह एकत्र होकर के आपके रूप में वो जानी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सफाई, बिजली, पानी को लेकर अस्पताल स्टाफ से काफी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी डॉक्टरों के ओपीडी रजिस्टर चेक किए और वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्य अपनी ओपीडी रजिस्टर दिखाने में नाकामयाब रहे, जिस पर मंत्री सौरभ बहुगुणा काफी नाराज दिखे। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से फोन पर बात कर स्वास्थ्य अधीक्षक को अटैच करने का आदेश दिया। सुपरवाइज भी क्या किया आपने? ना बिजली का ना आप दे रहे हैं। दो समस्याएं थी, एक तो बिजली कटौती की समस्या में बहुत ज़्यादा आ रही थी। उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात डाली और धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 12.5 kVA का ट्रांसफर जो है वो फौरन को उपलब्ध करवाया। उसके कनेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं और उसके लगने से और उसके ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती होगी। उसमें कहीं ना कहीं सितारगंज। कल मैंने एक न्यूज़ भी देखी और सितारगंज अस्पताल में लाइट कटौती की वजह से उन्होंने जनरेटर नहीं चलाया और जो मैटर्निटी वार्ड है वहाँ पे जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, बहनें थी, वो सब बाहर बैठी थी, गर्मी बैठी थी, ना लाइट थी ना पंखा चल रहा था। और वो रिपोर्ट देखने के बाद मैं कल यहाँ पर स्वयं आज आया और मैंने जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर स्ट्रिक्टेड एक्शन लिया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत ने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने हरिद्वार से जयराम आश्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह, खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी समेत कई कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान हरक सिंह रावत ने हरिद्वार और पौड़ी केवल 2 लोकसभा सीटों का नाम लिया और कहा कि पार्टी ने टिकट दिया तो इन दोनों में से किसी एक सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। मेरा तो यही मानना है कि आप लोग इकट्ठे हुए, अच्छी बात है। मिलकर के कांग्रेस के हित के लिए काम करने चाहिए, मिलकर के प्रदेश के हित के लिए काम करना चाहिए। आने वाली कावड़ मेला है, इसमें भी कांग्रेस के लोगों को कावड़ियों की मदद करनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। मेरा तो भाव यही है कि ये लोग आगे बढ़े। अगर परिस्थितियां ऐसी बनी कि लोकसभा चुनाव
लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मना किया है। लोकसभा चुनाव में जरूर लड़ूंगा, और चाहे हरिद्वार से पार्टी लड़ाती है या कहां से लड़ाती है, ये अगर मुझे चुनाव लड़ाया जाएगा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। क्योंकि देखिए दोनों जगह मुझे जहां भी लड़ाएगी, हरिद्वार भी मैं लड़ सकता हूं। राष्ट्रपति चुनाव देश के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में से एक है। भले ही सीधे तौर पर जनता इन चुनाव में वोट नहीं डालती, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा जोरों पर है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतपेटियों को रवाना कर दिया है और मतपेटियां यात्रियों के रूप में उड़ान भर रही है। मतपत्र, विशेष कलम और सीलबंद सामग्री को उत्तराखंड राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए भेज दिया गया है। पौड़ी के पुलिस कप्तान यशवंत सिंह चौहान स्वर्गाश्रम क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कावड़ ड्यूटी पर पहुंचे सैकड़ों पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया, मेले के दौरान होने वाली अव्यवस्थाओं से रूबरू कराया। साथ ही कहा कि कावड़ मेला एक आस्था का सैलाब है। यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों कावड़िए भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक करने के लिए देश के कई राज्यों से पहुंचते हैं और अलग अलग भाषाओं की वजह से कई बार बोलचाल में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ड्यूटी के दौरान परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। तो बुजुर्ग भी होते हैं, लगभग अभी शुरू के 2-3 दिन और काफी सारा फोर्स यहाँ पर आज मौजूद था और कई अन्य जनपदों से भी हमको फोर्स मिला है। तो उनको कावड़ का मेले का नेचर क्या है और कावड़ में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं, किस तरीके से ट्रैफिक में हमारे दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से संकरी रोडें हैं उसमें हमें बाइकर्स को भी मैनेज करना है, 4 व्हीलर्स को भी मैनेज करना है, और मंदिर में भी चूंकि आप जानते हैं बहुत सीमित स्थान है, बहुत छोटा सा गर्भगृह है हमारा, तो वहां पर कैसे जल्दी से जल्दी दर्शन करा के 14 जुलाई से 2 साल बाद कावड़ यात्रा शुरू होनी जा रही है। उत्तराखंड में भी कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कावड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई अनहोनी न हो, इसको लेकर 10,000 पुलिस वाले निगरानी बनाए रखेंगे। उत्तराखंड पुलिस ने तैयारी पूरी होने का दावा किया है। खास बात यह है कि इस बार ड्रोन के जरिए कावड़ यात्रा पर नजर रखी जाएगी। तो उसके लेफ्ट या राइट से जाए। एक रास्ते के रजिस्ट्रेशन हमने इस साल पहली बार एक व्यवस्था बनाई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। एक तो हम पहले से कहते थे भी अपने अपने थानों में जो है वहाँ पे रिकॉर्ड करवा के आए, चढ़ा करके आए अपना नाम, जिससे कि थोड़ा सुविधा रहती है। तो अभी हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो इससे जैसे 4 धाम में हमने देखा उसकी बहुत सुविधा भी है। हमें पता है हर जगह के आज कितने यात्री रजिस्टर्ड हैं, कितने नहीं हैं। और दूसरा, इसमें किसी के कांवड़े के साथी बिछड़ जाता है या कोई घटना हो जाती है, तो ऐसे में उसको ढूंढना होता है। कहते हैं नेक नियत और मंजिल आसान। इसी राह पर चलकर एक रिटायर्ड फौजी ने गरीब बच्चों के लिए निशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है, जिससे आर्मी और पुलिस की भर्ती के लिए बच्चों को निशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। शुरुआत में चंद बच्चों के साथ शुरू हुआ ट्रेनिंग सेंटर अब बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ा केंद्र बन चुका है। इस ट्रेनिंग सेंटर से कई बच्चे ट्रेनिंग पाकर आर्मी और पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। इंडियन आर्मी से सूबेदार की पोस्ट से रिटायर्ड होकर पूर्व फौजी राजकुमार सिंधु ने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए अपनी खाली पड़ी जमीन को ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। शुरुआत में बच्चों को निशुल्क ट्रेनिंग देकर उन्हें सरकारी नौकरी के भर्ती के लायक बनाया गया। जब बच्चों की तादाद बढ़ने लगी तो फौजी को और ट्रेनर की व्यवस्था करनी पड़ी, जिसके लिए बच्चों को मनमर्जी शुल्क देने और गरीब असहाय बच्चों को निशुल्क ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रखा गया। इस ट्रेनिंग सेंटर से अभी तक 25 बच्चे ट्रेनिंग लेकर पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी में भर्ती हो चुके हैं। फिलहाल सैकड़ों बच्चे बहुत कम खर्च पर इस ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तकरीबन अभी
25 बच्चे जो है भर्ती हो चुके हैं पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के अंदर। और अभी 120 बच्चों ने अभी उत्तराखंड की जो भर्ती निकली थी उसके अंदर फिजिकल पास कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसी लाइन को भी है। एक तो चीज को मैं इसी के बारे में जानता हूँ तो और कुछ कर नहीं सकता। तो एक तो ये है, एक मेरे दोनों बच्चे हैं जो वो बाहर चले गए। अब मैं रिटायर होने के बाद अकेला पड़ गया तो अकेला पड़ गया। अब ये बच्चों के लिए कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा कोई बच्चों की कमी महसूस नहीं होती। साथ साथ उनका चरित्र का विकास हो रहा है, बलिष्ठ बन रहे हैं और साथ साथ जो सरकारी नौकरियां मिल रही हैं उनको, तो उनको गाइड करता हूँ और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा मनोबल और बढ़ रहा है तो मैं इसको और बढ़ा दिया। फिर इसमें जो लड़कियां हैं जिसके पेरेंट्स नहीं है और जो गरीब है तो उनको निःशुल्क है। बाकी 500 रुपए दे सकते हैं जिसका मर्जी है बस फीस। क्योंकि इसमें अभी हमने पहले मैं खुद सिखाता था, बच्चे ज्यादा हो गए तो मेरे को और कोचेज लाने पड़े, पढ़ाने वाले टीचर लाने पड़े। तो इसके लिए जो 500 रुपए दे सकता है वो दे देता है। वो कोचेज लेते हैं फीस, मैं तो लेता नहीं इसमें से। मेहनत बच्चों के साथ करनी पड़ती है। अब बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है लेकिन वो मेहनत सब भूल जाते हैं जब खुशी जब मिलती है, जब वो कामयाब होकर के ट्रेनिंग करके वापस आते हैं घर से भी पहले मेरे पास, तो और मेहनत करने का मन करता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इलाके के सरकारी नौकरियां पाए। फिलहाल कितने बच्चे हैं? फिलहाल 170 के करीब बच्चे हैं। फ्री 130 के करीब है उनमें से। जय हिंद, मेरा नाम प्रिंस है और मैं यहाँ पे अचीवर्स स्पोर्ट्स एकेडमी में हम आर्मी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे इसके डायरेक्टर श्री राजकुमार सिंह सिंधु, जो भूतपूर्व सैनिक इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, वो इस एकेडमी को चलाते हैं। और यहाँ पे सुबह शाम लड़के आर्मी और पुलिस का फिजिकल की तैयारी करते हैं। स्पोर्ट्स की भी एकेडमी तैयारी कराई जाती है, साथ साथ रिटर्न का भी तैयारी कराई जाती है। और यहाँ से काफी लड़के और लड़कियाँ जो है सेलेक्ट हो चुके हैं। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ एकेडमी को लेकर। सर ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है और मैं यहाँ ट्रेनिंग ले रहा हूँ 1 साल से सर, और मेरी परफॉर्मेंस में बहुत ही बदलाव आया है सर। पहले मैं कुछ नहीं रेस थी, बट अब आके मेरी यहाँ पे रेस अच्छी हो चुकी है और कोचिंग भी है यहाँ पे सर। दोनों चीज़ हमें सुबह शाम हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर। तजुर्बा सर बहुत अच्छा मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है सर, चाहे वो दौड़ से लेके रिटर्न से, हर पेपर में भी सर, हर चीज़ में हमारी हेल्प कर रहे हैं। वहीं राजकुमार ने बताया कि एकेडमी में अभी तक करीब 250 छात्रों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ये ट्रेनिंग करीब 4 महीनों की होती है। बाकी बच्चे के ऊपर होता है कि वो कितने दिनों में सीख सकता है। एकेडमी में दिल्ली, मेरठ, राजस्थान, सहारनपुर, तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों से छात्र ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ट्रेनिंग का समय सुबह 5:30 से 7:30 और शाम 4 बजे से 6:30 होता है। ट्रेनिंग में 1600 मीटर की रनिंग आर्मी के लिए और पुलिस के लिए 3 किलोमीटर की होती है। इसी के साथ ट्रेनिंग में पुशअप टेस्ट होते हैं, साथ ही पुलअप भी सिखाया जाता है। वहीं छात्रों के लिए खाना बनाने के लिए भी एक व्यक्ति को रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। ऋषिकेश में सरकारी आवासीय भवन जर्जर स्थिति में है, जिसकी 4 दीवारी भी बदहाल है। आपको बता दें कि 4 साल पहले इस भवन को गिरासू घोषित किया जा चुका है और फिर भी कई पुलिसकर्मी जान जोखिम में डालकर आवासीय भवन में रह रहे हैं। जर्जर अवस्था में खड़ा भवन कभी भी धराशायी हो सकता है। मामला संज्ञान में होने के बावजूद अधिकारी जर्जर भवन में रह रहे हैं और पुलिसकर्मियों ने भवन खाली करने को तैयार नहीं है। इसको लेकर डीआईजी जन्मेजय खंडूरी से पूछा गया तो उन्होंने जर्जर हो चुके भवन के बारे में जानकारी नहीं होने का तो अगर आपको लगता है इस तरीके की, क्योंकि मुझको पहली बार ये संज्ञान में ये शिकायत आई है, तो एक बार इसका एनालिसिस हमारे द्वारा करवाया जाएगा। अगर इस तरीके की कोई बिल्डिंग है तो उसमें हम उचित सुरक्षा के इंतजाम भी करेंगे और उसको गिराने की कार्रवाई भी शुरू करेंगे। खबर हल्द्वानी से, जहां वेतन और महंगाई भत्ता न मिलने से नाराज जल संस्थान में कार्यरत संविदा कर्मियों ने विभागीय अधिकारियों पर टालमटोल का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कई महीनों से
विभागीय अधिकारी वेतन और महंगाई भत्ते से संबंधित चेकों के निस्तारण की बात कर रहे हैं, पर ना तो अभी तक चेक दिया गया है और ना ही सवाल पूछे जाने पर कोई संतोष भरा जवाब दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने के भीतर उन्हें वेतन और भत्ता नहीं मिला तो वो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। 2 महीने से एक तो वेतन नहीं दिया गया है और सर 15 महीने से हमारा महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है, जबकि 7-8 हजार रुपये मिलती है। उसमें आप ये समझिए कि बच्चों की फीस भी है, पालन पोषण भी है, सब कुछ है, लेकिन अधिकार से कितने बार कहने के बाद भी, मौखिक मिलने के बाद भी समझौता किया कल देंगे परसों देंगे, लेकिन आज तक हमें वेतन नहीं दिया गया है। फर्म कहती है कि भैया विभाग से पैसा नहीं मिल रहा, विभाग कहता है मेरे को जीएम साहब से पैसा नहीं मिला, लेकिन ऑफिस तो हमारा कर्मचारी ना है, इसमें दिक्कत ही है सर। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते लक्सर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में लक्सर एसडीएम ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में बनाई गई बाढ़ राहत चौकियों का निरीक्षण और गंगा नदी क्षेत्र का भी दौरा किया है। लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया है कि उनकी ओर से किए गए निरीक्षण के दौरान बाढ़ राहत चौकियों में कर्मचारियों की तैनाती पाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगा नदी क्षेत्र का भी भ्रमण किया गया, जिसमें गंगा का जलस्तर अभी खतरे के निशान से काफी कम है और अभी गांव और खेतों में किसी भी तरह से जलभराव की कोई स्थिति नहीं है। बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई, उसका आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। कर्मचारी वहां पर उपस्थित है कि नहीं है, मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। सभी चौकियों पर कर्मचारी तैनाती पाई गई है, कोई भी अनुपस्थित नहीं पाया गया। और मेरे द्वारा गंगा नदी का जो साइट है उसका भी भ्रमण किया गया। अभी गंगा नदी में पानी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी कम है। गांव में किसी भी प्रकार का अभी खेतों में या गांव में कोई जल भराव की स्थिति नहीं है, अभी स्थिति सामान्य है और किसी भी प्रकार की परिस्थितियों के लिए हम लोग प्रॉपर तैयार हैं। और जो हमारे पास यहाँ पर बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं उन पर व्यवस्थाएं प्रॉपर की गई हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको उस स्थान पर रखा। दिल्ली हरिद्वार रास्ता NH 58 मंगलौर पर सड़क किनारे खड़े डीसीएम में कार ने टक्कर मार दी, जिसमें सड़क पार कर रहे एक राहगीर को भी चपेट में लिया और राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वही दुर्घटना की सूचना मिलते ही मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें कार चालक सहित 2 लोगों की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। कार दुर्घटना में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आज सुबह करीब 6:15 साढ़े 6 बजे की बात है। मंगलौर थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के पास जो एक अनियंत्रित कार जो हरिद्वार की तरफ से आ रही थी, तेजी से आ रही थी, वो द्वारा जो है एक रोड किनारे ट्रक पर टक्कर लग गई, जिसकी वजह से जो है राह में चलते हुए एक व्यक्ति और कार सवार 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उत्तराखंड में बरसात का वक्त है और ऐसे में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन किसी न किसी बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से एक दुखद खबर सामने आई है। कौडियाला के पास एक कार खाई में गिर गई और बताया जा रहा है कि कार खाई में गिरने के बाद गंगा नदी में समा गई। तो वही इन दिनों भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है और यही वजह है कि नदी के किनारे कार का पता नहीं लग पा रहा। काशीपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चोरी के मोबाइलों का खुलासा किया। खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि टीम ने गुमशुदा कुल 107 मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही बताया कि जिले की पुलिस और एसओजी की टीम विभिन्न कामों के कार्य करते रहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये टीमें लोगों के खोए हुए मोबाइलों को सर्विलांस के जरिए ट्रैक कर भी रखते हैं।
हमारा पुलिस विभाग में स्पेशली एसओजी और थाना पुलिस जो है विभिन्न कामों के कार्य करते रहते हैं। साथ में हमेशा एसओजी और स्पेशल टीम्स जो है जो लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन्स को हमेशा लगातार ट्रैक में रखे रहते हैं और उनको सर्विलांस और ट्रैकिंग पे लगाकर जैसे जैसे फ़ोन एक्टिवेट हो जाता है या चल जाता है तो उनको रिकवर करते रहते हैं। ये इसी तहत जो है हमारा को एक आज बहुत अच्छी सफलता मिली है, जहां पर काशीपुर एसओजी द्वारा पिछले 1 माह से 2-3 माह से जो काम कर रहे थे उसमें भारी सफलता मिली है। जैसे कुल मिला के आज जो है 107 मोबाइल फोन्स, सारे स्मार्टफोन्स का रिकवरी हुआ है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही है। आप देखते रहिए हर खबर।